सभी को नमस्कार। स्वागत है सभी का केडीएस कंपटीशन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम राजस्थान के इतिहास और संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए आने वाली सभी एग्जाम जैसे रीट है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, आरएस है, एसआई है और फोर्थ ग्रेड की जो वैकेंसी आ रही है, बाकी सीईटी है, इन सब में आपके लिए बहुत ही यूजफुल क्लास रहने वाली है। और इसमें हम क्वेश्चनों के माध्यम से एक एक तरीके से टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो एक बार सभी जुड़ जाइए, क्लास को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो अभी वैकेंसी आई हुई है, आप सभी को पता होगा कि रीट की भी वैकेंसी फरवरी में वो रीट की भी वैकेंसी आई हुई है, पात्रता भी होगी रीट की और वैकेंसी भी आ जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आ गई है। तो सभी जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए एक बार और क्वेश्चनों का आंसर दीजिए, यानी जो क्वेश्चन आपका आ रहा है उसका आप आंसर दीजिए, बाकी नहीं आ रहा वो तो हो ही जाएगा। तो चलते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्या हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पे दिखाई दे रहा होगा आपको, आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा, बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा नृत्य अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर पर नई फसल आने की खुशी में केवल पुरुषों और नगाड़ों की ताल पर किया जाता है, बताइए। अग्नि नृत्य किया जाता है, बिंदोरी नृत्य किया जाता है, फिर बम नृत्य किया जाता है, फिर नाहर नृत्य किया जाता है, बताइए कौन सा नृत्य किया जाता है। देखिए कहाँ की बात की जा रही है, अलवर और भरतपुर क्षेत्र में, और कब किया जाता है, नई फसल आने की खुशी में किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा। और वाद्य यंत्र का कौन से का यूज किया जाता है, नगाड़े का। वो कौन सा नृत्य, देखिए अग्नि नृत्य की यदि बात करें हम, बिंदोरी नृत्य, बम नृत्य और नाहर नृत्य। यदि हम अगली नृत्य की बात करें तो ये ज्यादातर कहाँ पर चलता है, बीकानेर में। और ये जो नृत्य किया जाता है वो कर्तियासर बीकानेर में किया जाता है। और अग्नि नृत्य ये जसनाती जो संप्रदाय है उसके जो भक्त होते हैं या फिर संत होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, बीकानेर क्षेत्र में किया जाता है अग्नि नृत्य। बिंदोरी नृत्य की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पर चलता है, भीलवाड़ा क्षेत्र में। बिंदोरी नृत्य झालावाड़ में चलता है, मेन झालावाड़। जो नाहर नृत्य ये चलता है भीलवाड़ा क्षेत्र में। जबकि हम बात करें बम रसिया नृत्य तो ये नई फसल आने की खुशी में कहाँ पर किया जाता है, तो ये किया जाता है, जैसे बम रसिया बोला जाता है, ये किया जाता है अलवर और भरतपुर क्षेत्र। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि अलवर भरतपुर क्षेत्र में होली के अवसर, होली या फिर होली के टाइम पर ही आती है नई फसल, जो रबी की फसल आती है उस फसल की खुशी में ये नृत्य किया जाता है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है, नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन, और आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद यंत्र नहीं है। देखिए तत्वाद यंत्र, वाद्य यंत्र भी 4 प्रकार के हैं। वाद्य यंत्र कितने प्रकार के हैं, 4। तत्वाद यंत्र जिन्हें तारों की सहायता से बजाया जाता है वो कौन से वाद्य यंत्र होते हैं, तत्वाद यंत्र। सुशिर वाद्य यंत्र, सुशिर वाद्य यंत्र जिन्हें फूंक मार कर बजाया जाता है, फूंक मार कर। घन वाद्य यंत्र और एक अवनद वाद्य यंत्र होते हैं। वाद्य यंत्र, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तत्वाद यंत्र नहीं है। आप देखिए आलूपूजा, जंतर, कामाचा और रावण हत्ता। देखिए रावण हत्ता
जैसे रामदेव जी की फड़, बाबू जी की फड़, इनका जो वाचन किया जाता है वो कौन से वाद्य यंत्र के साथ में किया जाता है? रावणत्ता वाद्य यंत्र। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र है। कौन सा वाद्य यंत्र है? तत्वाद्य यंत्र। जबकि हम कामाचा की बात करें तो ये भी कौन सा वाद्य यंत्र का आता है? तत्वाद्य यंत्र। जंतर वाद्य यंत्र बाबू जी के भोपे के द्वारा। तो तत्वाद्य यंत्र ये भी कौन से वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है? तत् जो जंतर वाद्य यंत्र। अलगोजा है, ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र, जो नाक से बजाने के लिए भी प्रसिद्ध है। तो अलगोजा ये कौन सा वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य यंत्र। तो यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है। तो कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? ये बाकी तीन हुए तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा ही तत्वाद्य यंत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3rd नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युद्धों पर विचार कीजिए। यानी हमें युद्धों पर विचार करना है और इन युद्धों का सही कालानुक्रम है, यानी सही क्रम में जमाना है इनका, ये युद्ध है वो कब कब हुए। देखिए, खानवा का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध और दिवेर का युद्ध। यदि हम खानवा के युद्ध की बात करें तो खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 में। 1527 में। यदि हम बात करें हल्दी घाटी का युद्ध तो ये कब हुआ था? 1576 में। कब हुआ था? 1576 में, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में, जिसमें अकबर स्वयं नहीं आया था। मानसिंह इसका प्रधान सेनापति था। जबकि जो खानवा का युद्ध था ये महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में हुआ था। जबकि हम बात करें सारंगपुर का युद्ध, ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये कब हुआ था? ये 1437 में हुआ था। सारंगपुर, इसके विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और दिवेर का ये जो युद्ध हुआ था ये 1582 में हुआ। अब इसको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है कि इसका कालक्रम क्या था। देखिए, सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ है? देखिए, 1437 और 1437 में कौन सा युद्ध हुआ है? जो महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर देखिए, सारंगपुर का युद्ध 1437 में हुआ, तो 3rd सबसे पहले आना चाहिए, यानी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, 2nd भी नहीं होगा और 4th ऑप्शन भी नहीं होगा। यानी ऑप्शन से करें तो हम डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। उसके बाद में कौन सा हुआ था? 1527, 76 और 1582, यानी 27 फर्स्ट आएगा, 3, 1, 2 और फिर लास्ट में कौन सा आएगा? 1582, यानी जो दिवेर का युद्ध हुआ, जिसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है, दिवेर का युद्ध को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3rd ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो खानवा का युद्ध सबसे प्रसिद्ध युद्ध है। खानवा का युद्ध और हल्दी घाटी का युद्ध, ये 2 युद्धों से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सारंगपुर से भी पूछे जाते हैं और दिवेर का युद्ध, जो चारों युद्ध है ये काफी प्रसिद्ध युद्ध है और इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी महाराणा प्रताप और सुल्तान खां के मध्य में लड़ा गया था, जो दिवेर का युद्ध है वो भी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। क्या कहा जा रहा है? 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। एक तो होता है, यहाँ पर देखिए एजीजी की बात की जा रही है, एजेंट टू गवर्नर जनरल, एक ये गवर्नर जनरल, फिर एजेंट टू गवर्नर जनरल होते थे, फिर पॉलिटिकल एजेंट होते थे, पीए। तो यहाँ पर 1857 की क्रांति की बात की जा रही है और 1857 की यदि क्रांति, 1857 की क्रांति, इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यदि भारत की बात करें हम, तो भारत में इसकी जो क्रांति की शुरुआत वो 10 मई से हो गई थी, 10 मई 1800। और ये कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से हुई थी। जबकि यदि हम किसकी बात करें? राजस्थान की। किसकी बात करें? राजस्थान। तो राजस्थान में जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 28 मई से हुई थी, 28 मई 1857। और ये कहाँ से हुई थी? नसीराबाद छावनी से।
नसीराबाद छावनी से हुई थी। और राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी। तो 6 छावनियां थी, जिनमें से 4 में क्रांति हुई थी और 2 में क्रांति नहीं हुई थी। उनकी जगह पर अलग कोटा और ब्यावर में क्रांति हुई थी। बिठोड़ा और कोटा में क्रांति हुई थी, ब्यावर और खिरवाड़ा में क्रांति नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इतनी जगह नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? कैप्टन मैकमोशन, ये तो पीए था। कैप्टन सावर्स, ये भी पीए था। और मेजर बटन, ये भी पीए था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ये क्या था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। कब की बात करें हम? 1857 की क्रांति के समय। तो पैट्रिक लॉरेंस 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का क्या था? एजेंट टू गवर्नर जनरल था। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन। और अगला क्वेश्चन देखिए किससे है? एकीकरण से। 30 मार्च 1949 को स्थापित वृहत राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? अब बताइए यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे, या फिर गोकुल भाई भट्ट थे, या फिर हीरालाल शास्त्री थे, या फिर मथुरादास माथुर थे? कौन थे? देखिए यदि हम बात करें राजस्थान का एकीकरण तो कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। 7 चरणों में, 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितना टाइम लगा था? तो इसमें जो टोटल टाइम लगा था वो कितना लगा था? 8 वर्ष का समय लगा था। 8 वर्ष, 7 माह और 15 दिन, 14 दिन भी मिलते हैं कहीं पर। तो 15 दिन का समय लगा था। तो ये इसको टोटल टाइम लगा था। 7 चरणों में हुआ था। तो 7 चरणों में यहाँ पर एकीकरण के समय राजस्थान में 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था। चीफ कमिश्नरी प्रांत था। तो 7 चरणों में इसका एकीकरण हुआ था। और 7 चरणों में जो पहला जो चरण था वो 18 अब 1948 को। यहाँ पर बात की जा रही है 18 अप्रैल को हुआ था पहला, दूसरा 25 अप्रैल को हुआ था 1948। 18 1948, सॉरी 48 नहीं, 1949। और देखिए 30 मार्च 1949, ये कौन सा चरण था? तो ये कौन सा चरण था? चौथा चरण था। अब चौथे चरण की बात की जा रही है और जो चौथे चरण में प्रधानमंत्री रहा था वो एंड तक रहा था। अब बताइए कौन था? तो यदि हम पहले चरण की बात करें, पहले में प्रधानमंत्री कौन था, दूसरे में कौन था, तीसरे में कौन था और चौथे में कौन था? तो सभी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है चौथे में, तो चौथे में कौन था? देखिए मथुरादास माथुर तो प्रधानमंत्री बना ही ना था, गोकुललाल भट्ट भी प्रधानमंत्री नहीं बना था, लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं बना था। कौन था? हीरालाल शास्त्री। ये वैसे हम ऑप्शन को देखकर डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो एकीकरण हुआ था 7 चरणों में, तो उनमें चौथे चरण यानी 30 मार्च 1949, तो इस दिन जो उद्घाटन किया गया था पंडित, तो यहाँ पर क्या बना दिया गया था? प्रधानमंत्री, और वही एंड तक रहा था। और कौन बना था? हीरालाल शास्त्री। कौन बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। जबकि इससे पहले यदि हम बात करें तो कौन बना था? माणिकलाल वर्मा बना था। इससे पहले की बात करें तो मसापा बना था। और उससे पहले तो प्रधानमंत्री भी पूछे जा सकते हैं, चरण भी पूछे जा सकते हैं। तो एकीकरण से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण, चौथा चरण, 5वां चरण, क्योंकि चौथे चरण तक की उद्घाटन हुआ था और चौथे चरण तक के क्या बनाए गए थे? प्रधानमंत्री बनाए गए थे। चौथे चरण तक राज प्रमुख बनाया गया था। बाद में जो राज प्रमुख वगैरह है ये सहम ही रहे थे,
तो यहाँ पर चौथे चरण तक और उसके बाद में छठा चरण और सातवां चरण भी ज्यादातर पूछा जाता है। पांचवें चरण में मत्स्य संघ का विलय किया गया था, इसलिए वो भी पूछा जाता है। और इनके प्रधानमंत्री भी पूछे जाते हैं, उद्घाटनकर्ता भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वो पिछले किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है। यानी आपको बताना है कि कौन सा नृत्य जो होली से संबंधित नहीं है। चंग नृत्य, या फिर गीदड़ नृत्य, या फिर पनिहारी नृत्य, या फिर गैर नृत्य। अब देखिए गैर नृत्य ये तो होली के अवसर पर किया जाता है, गीदड़ नृत्य भी होली के अवसर पर शेखावाटी क्षेत्र का, चंग नृत्य भी होली के अवसर पर। जबकि जो पनिहारी नृत्य हम स्पष्ट रूप से आंसर दे सकते हैं इसका ऑप्शन देख कर कि जो पनिहारी नृत्य है ये पानी लाते समय किया जाता है, कालबेलिया का प्रसिद्ध नृत्य है। तो पनिहारी नृत्य यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, आंसर दीजिए क्या हो जाएगा इसका। चबरी कर संबंधित है। चबरी कर संबंधित है, किससे संबंधित है बताइए। प्रति बीघा भू राजस्व के रूप में वसूला जाने वाला राज्य का एक हिस्सा चबरी कर कहलाता है? बिल्कुल नहीं कहलाता, ये तो भूमि कर की बात की जा रही है। लड़की के विवाह के अवसर पर ठिकानेदार द्वारा वसूला जाने वाला कर, बिल्कुल इसे चबरी क्या कहा जाता है, चबरी कर कहा जाता है। यानी लड़की के विवाह पर किसान से कितने रुपए लिए जाते थे, 5 रुपए ठिकानेदार को देने पड़ते थे, इसे क्या कहा जाता है, चबरी कर। और ये कृष्ण सिंह या फिर किशन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था मेवाड़ रियासत में वैसे चबरी कर। मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार से ली जाने वाली रकम, इससे तो नए जागीरदार से जो रकम या नया जागीरदार जब गद्दी पर बैठता था तो वो भी एक रकम वसूलता था और उससे तलवार बंधाई कर कहा जाता था, तो ये भी नहीं होगा। भीलों द्वारा अपने क्षेत्र से गुजरने वाले माल यात्रियों से वसूला जाने वाला कर, तो यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर दीजिए क्या हो जाएगा। पाबूजी की फड़ में भोपो द्वारा प्रयोग किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र कौन सा? देखिए अभी बात की थी हमने, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र किया जाता है, रावण हत्ता। और ये कौन सा वाद्य यंत्र है, ततिवाद्य यंत्र, जंतर भी तत्वाद्य यंत्र है, मंजीरा वाद्य यंत्र है, पूंगी या सुसर वाद्य यंत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, देखिए राजस्थान में सिरोही का विलय कितने चरण में हुआ था? यहाँ नहीं, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सिरोही। सिरोही का जो विलय हुआ था वो 1 चरण में हुआ था, या 2 में हुआ था, या फिर 3 में हुआ था, या फिर 4 में हुआ था? कितने चरणों में सिरोही का विलय हुआ था बताइए। देखिए सिरोही और सिरोही का विलय वैसे छठे और 7वें 2 चरणों में हुआ था, तो 2 सोपानों में इसका विलय हुआ था। यानी आबू और देलवाड़ा को छोड़कर जो बाकी सिरोही थी उसे छठे में विलीन कर लिया गया था। और आबू देलवाड़ा इसके साथ ये तो सिरोही का क्षेत्र था, सिरोही का क्षेत्र आबू और देलवाड़ा, इसको 7वें क्षेत्र में मिलाया गया था। और आबू देलवाड़ा को छोड़कर बाकी जो क्षेत्र था, बाकी क्षेत्र किसका, सिरोही का, जिसे कब मिला लिया गया था, छठे चरण में मिला लिया गया था। और ये कब मनाया गया था, 1 नवंबर 1956 को। और ये 26 जनवरी 1950 को। तो 2 चरणों में हुआ था, छठे चरण और 7वें चरण। छठे चरण की यदि बात करें तो छठे चरण में आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है उसे छोड़ दिया गया था, और बाद में जो सरदार पटेल है उससे ही 1 नवंबर 1956 को आबू और देलवाड़ा क्षेत्र है उससे राजस्थान में ही मिला दिया गया था। और इसके साथ साथ में अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी, अजमेर और मेरवाड़ा जो क्षेत्र है अजमेर का, जो केंद्र शासित प्रदेश था, उसे भी 7वें चरण में ही राजस्थान में मिलाया गया था। तो यहाँ पर ये पूछा जा रहा है सिरोही का विलय, तो सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ था। कौन कौन से में हुआ था, छठे और 7वें में हुआ था। छठे चरण में जो सिरोही का विलय किया गया था उसमें आबू और देलवाड़ा जो क्षेत्र है सिरोही का उनको छोड़ दिया गया था उसके बाद में, और बाकी जो क्षेत्र था उसका विलय किया गया था, और बाद में 7वें चरण में आबू और देलवाड़ा को भी सम्मिलित कर लिया गया था।
तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है उद्गम स्थल सुमेलित कीजिए, यानी नदी है और उनका उद्गम स्थल है, सुमेलित करना है, बताइए। बताइए। यदि हम बात करें यहाँ पर लूनी नदी, तो लूनी नदी का जो उद्गम होता है वो नागपाड़ से, यानी ए में 3 देख लीजिए। अब देखिए ए में 3 वैसे एक ऑप्शन गया हमारा, बाकी सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। ए में 3 देखिए, यहाँ पर भी ए में 3 है, यहाँ पर भी ए में 3 है और यहाँ पर भी ए में 3 है। बाकी देखिए माही नदी, और माही नदी का जो उद्गम हुआ था वो कहाँ से हुआ था, विंध्याचल पहाड़ी से, फिर बीछामेड़ा की पहाड़ी से, फिर नागपाड़ से, या फिर गोविंदा की पहाड़ी से। यानी हम बात करें माही नदी, और माही नदी का जो उद्गम हुआ था वो एमपी से हुआ था, विंध्याचल पहाड़ियों से हुआ था। विंध्याचल की जो पहाड़ियां है वो वहां से हुआ था। तो डी में वैसे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब देखिए डी में 2 यहाँ यहाँ है, यानी ये ऑप्शन भी है। सोम नदी, इसका उद्गम कहाँ से हुआ था, बीछामेड़ा की पहाड़ी से हुआ था, यानी सी में क्या आना चाहिए, 3। सी में 4 आना चाहिए। तो सी में 4 देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन एकदम करंट आंसर हो जाएगा, सोम नदी और बेड़ज नदी। तो यहाँ पर देखिए कहाँ से हुआ था, लूनी नदी का उद्गम नागपहाड़ से हुआ था, और जो बेड़ज नदी है उसका उद्गम कहाँ से हुआ था, गोविंदा की पहाड़ी से हुआ था। सोम नदी है इसका बीछामेड़ा की पहाड़ी से हुआ था, और माही नदी इसका मऊ मध्य प्रदेश जनापाप की पहाड़ी से हुआ था, यानी ये कहाँ पर पड़ती है, विंध्याचल की पहाड़ियाँ। तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे यदि क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो उनको ऑप्शन से करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन से ऑप्शन कट जाते हैं और उसके बाद में जो ऑप्शन बचता है वही हमारा राइट आंसर हो जाता है। पहले तो कई कई पेपरों में तो ऐसा होता है, कई कई क्वेश्चनों में ऐसा भी होता है कि एक कोई देख लो, जैसे लूनी नदी नागपाड़, तो इससे ही हमारा डायरेक्ट आंसर मिल जाता है। अब चारों में से यदि हमें एक भी पता नहीं है या फिर 2 भी पता नहीं है तो हम आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन सेम नहीं होते ज़्यादातर फर्स्ट में ही आंसर मिल जाता है, फिर सेकंड में या फिर थर्ड में। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए, राज्य के झालावाड़ जिले के सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था, यानी जो झालावाड़ है जिले का सिरोंज क्षेत्र है, और झालावाड़ और जो मध्य प्रदेश है उसका जो सुनील टब्बा नाम का क्षेत्र था उससे राजस्थान में मिला लिया गया था, और जो झालावाड़ क्षेत्र है उसका सिरोंज क्षेत्र है उसे मध्य प्रदेश में, और सुनील टब्बा क्षेत्र ये कहाँ का था, मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का सुनील टब्बा क्षेत्र इसे कहाँ पर मिलाया गया था, राजस्थान में। इसे राजस्थान में मिलाया गया था, और जो सिरोंज क्षेत्र है इसे मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। ये कब मिलाया गया था इसकी बात की जा रही है, बताइए। जनवरी 1950 में, या 15 मई 1900, देखिए 26 जनवरी 1950, 15 मई 1949, या 1 नवंबर 1956, या 30 मार्च 1949, बताइए। देखिए ये चतुर्थ चरण था, ये 7वां चरण था, ये जो चरण था वो 5वां चरण था, 15 मई 1949 को, और ये कौन सा चरण था, 6वां चरण। बताइए, यदि हम बात करें 1 नवंबर 1956 को क्या किया गया था, 1 नवंबर 1956 को ही सिरोही जो क्षेत्र है, सिरोही उसके आबू और देलवाड़ा हो, आबू और देलवाड़ा, आबू और देलवाड़ा क्षेत्र इसको मिलाया गया था। 1 नवंबर 1956 को जो राज प्रमुख का पद था उसे समाप्त कर राज्यपाल का पद लागू किया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा
अजमेर जो मेरवाड़ा है उसका विलय राजस्थान में किया गया था। तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया गया था। सिरोही के आबू और देलवाड़ा क्षेत्र का विलय किया गया था। और इसी चरण में 1 नवंबर 1956 को जो एमपी का सुनील टब्बा क्षेत्र था उसे राजस्थान में विलय किया गया था। और जो झालावाड़ क्षेत्र का जो सिरोंज क्षेत्र था उससे कहाँ पर विलय किया गया था, एमपी में विलय किया गया था। ये कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को। और इसी दिन राज्य प्रमुख का पद समाप्त कर दिया। और किसका, राज्यपाल का पद का किया गया था, राज्यपाल के पद का सृजन किया गया था। प्रथम राज्यपाल कौन बने थे, गुरुमुख निहाल सिंह। तो ये कौन से चरण की बात की जा रही है, 7वें चरण। तो ये कब मिलाया गया था, 7वें चरण में मिलाया गया था। राजस्थान का जो एकीकरण था उसमें टोटल 7 चरण थे और 7 चरण में से 4 चरण थे यही आगे, बाकी चरणों की बात हमने पहले कर ली। तो और ये 7वें चरण में आपको क्या याद रखना है, ये तो सिरोंजी क्षेत्र याद रखना है जो कहाँ पर मिलाया गया था, एमपी में सुनील टब्बा जो राजस्थान में मिलाया गया था। सिरोही का आबू और देलवाड़ा क्षेत्र में मिलाया गया था। और अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र वो किसमें मिलाया गया था, राजस्थान में मिलाया गया था। ये 1 नवंबर 1956 को आता है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे। यदि आप सभी को क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।